राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र से आज हम लोग इसके गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। यह सेट 2023 पेपर का सेकेंड पार्ट। इसके अंतर्गत जो 90 प्रश्न आते हैं ना, उसमें से 20 प्रश्न होते हैं गणित के, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब शुरू करते हैं प्रश्नों को। अब इसका पहला प्रश्न है, वैसे तो 161 है लेकिन गणित का पहला प्रश्न है। एक गांव की जनसंख्या 1500 है। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। बच्चों और स्त्रियों की संख्या में अंतर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 30% स्त्रियां हैं, 40 पुरुष हैं, कुल मिला के 70% हो गए। अब बचा कितना? 100 से माइनस किया तो 30% बचा। तो बच्चे भी 30% होंगे और स्त्रियां भी 30%। तो दोनों के बीच अंतर क्या होगा? शून्य का। तो इसका ये फर्स्ट वाला हम करेक्ट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 110 है तो दोनों में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर क्रमशः भागफल और शेषफल 4 तथा 5 है। इनमें बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी y है। तो x प्लस y दोनों का योग दिया है 110 के बराबर। अब इसमें से एक हमें बड़ी मान लेना है। मान लेते हैं हम y बड़ी है। अब कह क्या रहा है प्रश्न कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी हम x से भाग दे रहे हैं y को, तो भागफल और शेषफल 4 तथा 5 है। भागफल यहाँ पे 4 आ रहा है और इसका शेषफल 5 आ रहा है। अब हमको एक नियम मालूम है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर भाजक y है तो y बराबर हो जाएगा 4 गुणा x। ये भागफल और भाजक का गुणा है और इसी में जोड़ देना है हमें शेषफल। अब ये इक्वेशन क्या बन गई? y 4x इधर है तो इसको भी हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो y माइनस 4x बराबर आ जाएगा 5 के। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई और ये दूसरी बन गई। अब हमें दोनों समीकरणों को फटाफट हल कर लेना है। यहाँ पर हमने ऊपर नीचे लिख दिया है समीकरणों को और देख रहे हैं कि y के गुणक बराबर हैं। तो y को हमें खत्म कर देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के लिए हमें चिन्ह बदलना होगा। अब ये हमने चिन्ह बदल दिया। चिन्ह बदल दिया तो y ने y को खत्म कर दिया और ये 4x प्लस में हो गया, 1x यहाँ पे है, 5x आ गया इधर। 110 में से 5 घट जाएगा तो 105 बचेगा। अब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे ना तो 5 इधर आके भाग कर देगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। x की वैल्यू 21 आ गई। अब इस वैल्यू को हम फटाक से यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 110 माइनस 21। जब हम घटाएंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 89। अब हमें क्या कर देना है? 89 पे ही हमें टिक कर देना है क्योंकि y ही हमने बड़ी संख्या मानी थी। वहां पे हमें इतना डिटेल नहीं लिखना है, हमें समझना था इसलिए हमने यहाँ पे इतना डिटेल लिखा है। तीसरा प्रश्न है, अंडर रूट x अपान 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान एक्स इक्वल टू 2 सही 1/6 को हल करने पर x का एक मान प्राप्त होगा। अब x का मान जो ये दिए हैं इनमें से कौन सा आएगा? तो इसको भी हम अलग हल कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इन दोनों का जब हम लासा निकालेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट में यहाँ से 1 माइनस एक्स आएगा और इधर का ये x आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर x और x का मतलब अंडर रूट x और अंडर रूट x का गुणा हो जाएगा तो x आ जाएगा और फिर प्लस लगाएंगे। इस साइड में अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 दूनी 12, एक 13/6। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं x को काट देगा, यहाँ पे बच गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। अब जब इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन करेंगे तो काफी लंबा जाएगा, इसलिए हमें सॉल्यूशन ना करते हुए यहाँ पे ये वैल्यू जो दी है ना, इन्हीं को हम रख के देख लेंगे कि कौन सी सेट होती है। अब यहाँ पे पहली वैल्यू दी है 4/13, इसी को हम x की जगह पर रखेंगे तो देखिए ये आ गया 1 माइनस ये यहाँ पे 4/13 इंटू 4/13। अब 1 माइनस 4/13 जब हमने किया तो क्या आ गया? 13 में से 4 निकला तो ये आ गया 9/13 गुणा 4/13। अब यहाँ पर देखिए ये 1 अपान करके है, हमने इसकी वैल्यू निकाली है तो ये क्या आ गया? 1 अपान। अब ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट में जब हम इसको रखेंगे ना
9/13 गुणा 4/13। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 9 का वर्गमूल 3 आएगा, 4 का आ जाएगा 2 और 13 2 बार है तो इसका 13 आ गया। अब चूंकि ये 1/, है इसलिए पलट जाएगा, 13 ऊपर आ जाएगा और 3 दूनी 6 नीचे आ जाएगा। यही यहाँ पे दिया है। इसका मतलब 4/13 इसमें सेट हो रहा है और यही इसका आंसर है। चौथा प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो होता है भुजा और √3 यानी a√3। a माने भुजा यहाँ पे। अब a की लंबाई दी है 4, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दूसरे में दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। इसके लिए हमें 8192 के सबसे पहले गुणनखंड करने होंगे, फिर उसके त्रिक बनाने होंगे। क्योंकि घन की बात करी गई है ना, इसलिए 3 के ट्रिपलेट हमें बनाने होंगे। जब इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं और इनके ट्रिपलेट बनाते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक बार ये 2 बच रहा है, इसका किसी के साथ ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो इसको हटाने के लिए हमें 2 से भाग कर देना होगा पूरी संख्या को, तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। इसलिए इस प्रश्न में हमें ये वाला टिक करना होगा। ये जो टिक है पहले से, ये गलत है। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं हम संख्या x है। अब इसका चौथाई क्या हो जाएगा, x/4। अब कह रहे हैं इसका 1/3, इसको 1/3 से और गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 15 दी है। तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे ना तो ये 15 और ये 4×3 12 भी इधर आके गुणा कर देगा। आगे कह रहा है, तो उस संख्या का 3/10वां भाग यानी इसका 3/10 हमें और कर देना है। तो 15 गुणा 12 गुणा 3/10। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना। 15 गुणा 12 आ जाएगा 180 गुणा 3/10। अब ये 0 कट जाएगा, 18×3 54 हो जाएगा। 54 इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला तीसरा वाला। ये देखिए, नेक्स्ट है 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4, तब n की घात n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात n है, 2 की घात n माइनस 1 है। थोड़ा सा ये समझना है, 2 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात n माइनस 1 गुणा 2 लिख सकते हैं, माइनस 2 की घात n माइनस 1। अब 2 की घात n माइनस 1 दोनों में है तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 2 - 1 बचेगा। ये किसके बराबर है, 4 के बराबर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। अब यहाँ पर देखिए 2 - 1 तो 1 हो गया। 2 की घात n माइनस 1 बराबर 2 की घात 2। घातों की तुलना करेंगे ना तो n माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो ये n क्या आ गया, n आ गया, ये 1 इधर जुड़ जाएगा, n की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ n की घात n पूछा जा रहा है, यानी 3 की घात 3। 3 की घात 3 करेंगे तो 3 × 9 × 27, इसकी वैल्यू आ गई 27। इसका ये वाला 27 वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। हम मान लेते हैं लंबाई L है और चौड़ाई B है। अब लंबाई में वृद्धि कितनी होती है, 10%। तो जो हमारी नई लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, L में L का 10% जुड़ जाएगा। L का 10% का मतलब है L गुणा 10/100। अब L प्लस इसको जब जोड़ेंगे L प्लस 1/10L तो ये हो जाएगा 11/10L। ऐसे ही जब हम चौड़ाई निकालेंगे बढ़ी हुई यानी नई चौड़ाई तो वो क्या हो जाएगी, B प्लस, अब चौड़ाई बढ़ रही है 20%, तो यहाँ पे हो जाएगा B गुणा 20/100। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 12/10B। यहाँ पर अगर हम पहले वाला क्षेत्रफल देखें तो L गुणा B हो जाएगा पहले वाला क्षेत्रफल, और बाद वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 11/10L गुणा 12/10B। तो ये क्या आ गया, 11 गुणा 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 132/100 LB। और पहले वाला कितना है, पहले वाला LB है। तो अगर हम पहले वाला इसमें माइनस कर देंगे LB
तो ये बचेगा 32/100। बटा 100 का मतलब प्रतिशत, यानी जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 32%। अब हम प्रश्न में देखते हैं 32% कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड वाला, इसीलिए इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ये, और BOD बराबर 130 अंश, BOD ये 130 अंश है, तो BCD का मान बताइए, इसका मान पूछ रहे हैं। देखिए हमें यहाँ पर एक चीज ये जाननी चाहिए कि अगर एक ही जीवा द्वारा कोण अंतरित होता है केंद्र पर और परिधि पर, यहाँ पे देखिए यहाँ जीवा बनाएंगे ना, तो ये BD एक ही जीवा तो बनेगी ना, तो परिधि पर अंतरित कोण हमेशा केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। अब ये कोण ये इस साइड का ले रहे हैं, तो हम इस वृत्त में भी इस साइड का कोण लेंगे। इस साइड का कोण कितना हो जाएगा, 360 से 130 को माइनस कर देंगे। ये 360 है, इससे हम 130 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 230। अब देखिए जब इधर का ये कोण केंद्र पे जो बन रहा है इस जीवा से, दूसरी साइड वाला कोण वो 230 का है, तो परिधि पर कितना कोण बनेगा, उसका आधा, 230 का आधा 115 होगा, तो इसका ये थर्ड वाला हम टिक करेंगे। क्वेश्चन है, यदि x³ - 1/x³ बराबर है 63/8 के, तो x - 1/x का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए x³ - 1/x³ की वैल्यू दी है 63/8। अब इसको हम ये लिख सकते हैं 64 - 1, 63 को बटा 8। अब जब हम 64/8 करेंगे तो 8 × 8 = 64 होता है, इसका मान 8 आ जाएगा और माइनस ये 1/8 रहेगा। तो x³ - 1/x³ की वैल्यू 8 - 1/8 आ गई। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, x³ की वैल्यू जब हमें 8 दिख रही तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x - 1/x की। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x - 1/x के लिए 2 - 1/2 करेंगे। अब जब 2 - 1/2 कर रहे हैं तो ये हो गया 2 दूनी 4 - 1/2 यानी 3/2 आ गई इसकी वैल्यू। हमें टिक किस में करना है, 3/2 में, ये सही है इसकी, ये गलत है। नेक्स्ट नंबर है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है और उसकी लंबाई ये दी हुई है, तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया है ना, इसको हमें इस तरह से तोड़ना है कि इसमें ये लंबाई भी आ जाए और चौड़ाई भी आ जाए, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। इसके लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो हम करते हैं। ये दिया हुआ आयत का क्षेत्रफल है, यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस के बाद जो दिया है x² - 1 और 1 - x², तो अगर एक से मान लीजिए इससे हम कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये भी x² - 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 1 का होल स्क्वायर। तो यही हमें खोल लेना है ब्रैकेट। x² - 1 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे, x² - 1 का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a²। x² का करेंगे स्क्वायर तो x की घात 4 आएगा, b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -2ab, तो 2x² × 1, तो ये -2x आ गया। अब हम अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन में हमें क्या कर लेना है, ये माइनस है ना, इसकी वजह से अंदर के सारे चिन्ह बदल देना है। तो यहां तक का देखिए पूरा यही उतार लिया, यहाँ पे -x की घात 4 हो गया, ये +1 की जगह पे -1 हो गया, और ये -2x² की जगह पे +2x² हो गया। हमें लाना है यहाँ पे 2x² - x/2 -1, क्योंकि ये दी हुई है आयत की लंबाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x/2 यहाँ पे है नहीं और हमें चाहिए जरूर, तो एक बार हम x/2 जोड़ देते हैं और उतना ही घटा देते हैं, इससे इसके मान में कोई फर्क नहीं आने वाला है। अब x की घात 4 यहाँ है, x की घात 4 यहाँ है, दोनों तो गए कट। अब अगली लाइन में हम देख रहे हैं, यहां से ले लिया हमने 2x², इसी मान को हमें लाना है, तो 2x² ले लिया, -x/2 ले लिया और -1 ले लिया। इतनी चीज को हमने यहाँ लिख लिया। अब बचा जो, उसको हम आगे लिख लेते हैं। बचा -x³ और प्लस ये बच गया x²/4 यहाँ, और प्लस x/2 जो हमने अलग से जोड़ा था। अब हमें क्या करना है, इसमें हम देख रहे हैं कि अगर x/2 बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, तो यही चीज बच जाएगी। तो इसको तो हमने एज इट इज उतार लिया,
यहाँ पे हमने x/2 कॉमन ले लिया। x/2 निकल आया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ 2 है नहीं तो ऊपर 2 गुणा करेगा, तभी तो 2 2 को काटेगा। तो यहाँ से 2 बचा, x बाहर आया, 2x² हो गया। 2x² यहाँ लिख लिया। अब आगे हम देखते हैं, x/2 निकल आया तो ऊपर से x बचा, नीचे से 2 बच गया, और ये x/2 चला गया तो इसकी जगह पे -1। चिन्ह क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। अब आगे और देखना है, जो चीज यहाँ है वही यहाँ है, तो इसको हमने एकदम बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद यहाँ से क्या बचा? 1 बचा, यहाँ से बचा -x/2। अब देखिए, हमने ये जो दिया हुआ क्षेत्रफल है इसके गुणनखंड इसी रूप में कर लिए हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है आयत की लंबाई, तो ये उसकी चौड़ाई होगी, यानी 1 - x/2 उसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब यही 1 - x/2 यानी ये सेकेंड वाला हमें टिक कर देना है। अब क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए है, तो वह धन है। हम मान लेते हैं वह धन है 100 रुपए। अब देखिए, 1 वर्ष बाद साधारण ब्याज भी, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी 10 रुपए होगा, और कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 रुपए ही होगा। अब अगले वर्ष क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज तो 10 ही रुपए रहेगा, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो 110 रुपए पे लगेगा। ये ब्याज भी उसमें जुड़ जाएगा, तो 110 रुपए का ब्याज आ जाएगा 11 रुपए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 साल का साधारण ब्याज 20 रुपए आ गया, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 21 रुपए। अब दोनों ब्याजों में अंतर कितना है? 1 रुपए का। जब अंतर है 1 रुपए का, तो हमने क्या माना था? मूलधन 100 रुपए, तो मूलधन यहाँ पे 100 रुपए था। तो अंतर अगर 10 रुपए का है तो मूलधन भी तो 10 गुना हो जाएगा ना, यानी 1000 रुपए हो जाएगा, तो इसका 1000 हमें टिक कर देना है। अगला है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो पहले हमें प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिख लेना है, फिर माध्य निकालना हो या औसत या समांतर माध्य, तीनों चीजें एक ही होती हैं। फिर इसके लिए हमें क्या करना है? उन 10 संख्याओं का योग कर लेना है। ये देखिए हमने लिख लिया है, ये 10 अभाज्य संख्याएं हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 10 संख्याएं हो गई। अब इनका हमने योग कर लिया तो 129 आ गया। अब हमें माध्य निकालना है, तो ये संख्याएं जितनी हैं हमें उतने से ही भाग देना है। संख्याएं 10 हैं तो इसको हमें 10 से भाग देना है। 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12.9। यहाँ पे 12.9 ये 4th वाला है। नेक्स्ट नंबर है x/5 बराबर y/8 हो, तब x + 5 / y + 8 है। तो यहाँ पर देखिए x/5 बराबर y/8 है, तो हम इसको इधर वाला इधर ला सकते हैं और इधर वाला इधर ला सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? x/y बराबर 5/8। तो x/y बराबर 5/8 है, तो x बराबर 5 हो गया, y बराबर 8 हो गया। यही हम लिख देंगे। यहाँ पे x की जगह पे 5 रखेंगे, y की जगह पे 8 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 10/16। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काट देंगे ना, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16, 5/8 आ गया। यही 5/8 वाला हमें टिक कर देना है। आगे है कार्तीय तल चित्र में बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी है। यहाँ पर देखिए ये बिंदु P है, ये x अक्ष पे 3 यूनिट चला है, तो ये इतनी 3 यूनिट हो गई इसकी डिस्टेंस। और ये बिंदु Q है, ये y अक्ष पे 4 इकाई चला है। अब पूछ रहा है P और Q के बीच की दूरी, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं पर बने वर्गों का योग कर्ण पर बने वर्ग के योग बराबर होता है। तो यहाँ ये 3 है इतनी दूरी, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब 3 3 9, 4 चौक 16, सॉरी यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, तो ये आ गया 25। 25 है 5 का वर्ग, तो ये PQ के बीच की दूरी 5 इकाई हो गई। 5 इकाई चौथे में है, तो हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 2 लंब वृत्तीय बेलनों की आधार त्रिज्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाइयों में अनुपात है 2:3 का, तब इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। वक्र पृष्ठ का मतलब है ऊपर नीचे का गोल हिस्सा छोड़ दिया जाए, बाकी पूरा क्षेत्रफल। यहाँ पर हम मान लें अगर त्रिज्याएं R1 और R2 हैं और ऊंचाइयां H1 और H2 हैं,
तो बेलन का क्षेत्रफल होगा परिधि गुणे ऊंचाई, और परिधि होती है 2πr। तो यहां पर अगर हम पहले बेलन को देखें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr1h1 और दूसरे का 2πr2h2। अब 2π तो दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक है, और r1 की वैल्यू हो जाएगी 3, h1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 3 गुणा 2 इधर हो गया, r2 की वैल्यू हो जाएगी 5 यहां से, और h2 की वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहां देखिए 3 दूनी 6 आ गया, यहां 5 3 15, 6:15 आया। अब इसको हम सरल करेंगे, 3 से अगर काटे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2:5 आ गया, 2:5 इसका सही है। आगे है दो पासों को एक साथ यदि छाया उछालने पर अंकों का योग 7 या अधिक आने की प्रायिकता है। इस प्रश्न को हम इस टेबल से समझेंगे। दो पासे जब हम एक साथ उछालते हैं ना, तो कुल संभावित 36 घटनाएं हो सकती हैं। जैसे पहले का एक आया, दूसरे का आया, फिर पहले का एक आया तो दूसरे का 2 आ गया, पहले का एक आया दूसरे का 3 आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या? अंकों का योग 7 या उससे अधिक होगा। तो हम यहाँ लास्ट में देखते हैं 1 और 6 जिसमें आया है वही योग 7 है। अब अगली लाइन में हम जाते हैं तो 2 5 वाला 7 है और 2 6 वाला 7 से अधिक हो गया। फिर हम अगली लाइन में देखते हैं तो 3 4 वाला 7 है और फिर 3 5 वाला और 3 6 वाला ये अधिक है 7 से। और आगे देखते हैं तो यहाँ 4 3 मिला के 7 हो जाएगा और ये वाले जो हैं 7 से अधिक वाले योग में आ जाएंगे। अब जब हम पांचवें वाले उसका देखते हैं, यानी पहले पासे में अगर 5 आया है तो 5 1 6 है, ये छोड़ देंगे। पहले में 5 आया, दूसरे में 2 आया, यहां से हम देख रहे हैं तो यहाँ 7 हो गया और आगे वाले जितने हैं ये 7 से अधिक हो गए। इसमें सारे 7 से अधिक होंगे, सबका योग 7 से अधिक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 या 7 से अधिक वाले कुल परिणाम बनेंगे। यहाँ पे इनका योग जब हम करेंगे तो 21 आ जाएंगे और कुल जितने संभावित परिणाम हैं वो है 36। तो जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे ना, तो जो हमारे अनुकूल परिणाम है, अनुकूल है 21 और कुल जितने हैं उनसे हम भाग दे देंगे तो 21/36 प्रायिकता आ जाएगी। इसको हम सरल कर लेंगे तो 3 7 21 आएगा और 3 एकम 3 3 दूनी 6 12 नीचे आ जाएगा। इसको जब सरल करेंगे तो 7/12 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ये तीसरा वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ये स्पर्श बिंदु P तथा Q पर स्पर्श रेखाएं PT तथा QT हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। यदि POQ 120 अंश का ये कोण बन रहा है तो आपको PTQ यानी इस कोण का मान बता देना है। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखाएं हमेशा त्रिज्या से 90 अंश का कोण बनाती हैं। ये दोनों साइड में 90 90 निकल गया 180। अब इधर का कोण भी मिला के तो इधर वाला कोण यानी PTQ का मान क्या हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। तो हमें 60 पे ये ऐसे टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है और यदि इसके भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। अब यहाँ पर समझना है कि भागफल को जो 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष फल बच रहा है। यानी अगर 5 का पहाड़ा एक बार भी गया होगा तो 8 जरूर यहाँ रहा होगा, भागफल में 8 जरूर रहा होगा। अब देखिए इसको 5 से हम भाग दे रहे हैं तो 5 एकम 5, 3 शेष बचा, यानी यहाँ भागफल 8 होना जरूरी है। इसका मतलब है 13 से भाग देने पर पहाड़ा 8 बार जरूर गया होगा। तो वो संख्या जो रही होगी वो 13 8 104 तो हो ही गई, एक शेष भी बच रहा है तो संख्या हो गई होगी 105। अब कह रहे हैं कि इस संख्या को अगर 65 से भाग दें तो 65 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? 65 से भाग देंगे तो पहाड़ा एक बार जाएगा, यहाँ पे 65 लिखेंगे और घटाएंगे तो शेषफल 40 आ जाएगा। इसका 40 वाला आंसर सही है। अब अगला प्रश्न है कि वर्ग समीकरण -x² - 2x + 3 = 0 के मूल हैं। मूल निकालने के लिए हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले माइनस हटाने के लिए इसको माइनस से गुणा कर दिया तो ये आ गया x² + 2x - 3। अब हमें इस 3 को ऐसा तोड़ना है कि इसका अंतर 3 - 1 आ जाए, यानी 3 को ऐसा तोड़ना है 3 एकम 3, 3 और 1 के रूप में तोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² + 3x - x। यहां माइनस है ना तो एक माइनस भी हम इसमें ले सकते हैं।
तो इसलिए हमने 3x माइनस एक्स लिया और ये -3 लिख लिया। अगली लाइन में हम क्या करेंगे, इसमें x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 3, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 आ गया। अब पूरे से x प्लस 3 कॉमन लिया, जैसे गुणनखंड हम लोग करते हैं ना, बस वैसे ही कर देना है। यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा। अब x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो -3 आएगी और यहाँ से 1 आ जाएगी। तो बस -3 और 1 इसके मूल हो गए। ये इसका सेकेंड वाला ये सही हो गया।